जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का वैकेंसी पॉइंट चैनल पर। तो एक बार फिर से आज हूं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ और एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, आपको पता है कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि आपको पता है कि 12 नवंबर से स्टार्ट था और अब 2 दिसंबर को ये कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद सभी अभ्यर्थियों को इंतज़ार है इसके आंसर की का लेकर, और उसके साथ ही साथ रिजल्ट में क्या होने वाला है वो सारी चीज़ों को लेकर। तो एक बार मैं आपको पहले पूरी डिटेल में इस बारे में बता दूं कि 60% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही है। यानी जो उपस्थिति रही है अभ्यर्थियों की, वो रही है टोटल 60%। 60% का मतलब कि आप मान लीजिए अगर 12.5 लाख कैंडिडेट थे, जिसमें 7 से 7.5 लाख कैंडिडेट उपस्थित रहे और उसके अलावा अभ्यर्थियों ने अनुपस्थिति जाहिर की है। अब उसके बाद मैं बता दूं कि टोटल वैकेंसी आपको पता है कि 9,534 पदों पे है, जिसमें आपको सिविल पुलिस और प्लाटून कमांडर यानी पीएसी के, और उसके बाद एफएसएसओ यानी फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर की वैकेंसी इसमें शामिल है, जिसमें 9,000 पद सिर्फ और सिर्फ आपके सिविल पुलिस के हैं, यानी सिविल पुलिस एसआई के। अब उसके बाद बात करें, इसमें मेल और फीमेल दो तरह के कैंडिडेट भाग लिए हैं। उसके बाद कैटेगरी वाइज और इसकी कैटेगरी वाइज क्या नॉर्मलाइजेशन रहेगा, और उसके साथ ही साथ क्या नॉर्मलाइजेशन में भी रिजर्वेशन के तौर पर कुछ इसमें छूट दी जाए, मतलब बढ़ाए जाएंगे या फिर क्या रहेगा, सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि पिछले भर्तियों की जानकारी के मुताबिक जो भर्ती बोर्ड की तरफ से जो चीज़ों का बयान दिया गया है, तो उसमें मैं आपको बता देता हूं कि आपको पहले ही पता होगा कि जेल वार्डन की भर्ती हुई थी कुछ दिन पहले, जिसका लेकर हम लोगों ने भर्ती बोर्ड में इस बात का जिक्र किया था कि नॉर्मलाइजेशन का लेकर क्या कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है। उसके बाद कौन सी शिफ्ट के हिसाब से इसमें नॉर्मलाइजेशन किया है कि जिसमें 19 और 20 2 तारीख को एग्ज़ाम हुए थे, इसमें फर्स्ट और सेकंड, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड, ये शिफ्ट का ब्यौरा रहा। उसके बाद इसमें कहीं ऐसा हुआ है कि 20 की फर्स्ट में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ, 20 की सेकंड में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसके बाद इसमें नंबर भी कम कर दिए गए। तो इसी चीज़ के बेस पर यूपीएसआई में भी ये चीज़ पूछने की कोशिश की गई कि यूपीएसआई का नॉर्मलाइजेशन किस बिहाफ पे होना है। और उसके बाद जैसा कि आपको पता होगा कि इसके नॉर्मलाइजेशन का लेकर अगर बात करें तो 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक एग्ज़ाम्स हुए हैं। अब उसके बाद इसमें डेली 3 शिफ्ट होती थी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 शिफ्ट के एग्ज़ाम में आपको पता होगा कि 4 फेज बनाए गए थे, सॉरी 3 फेज बनाए गए थे। 3 फेज में 4 4 दिन के रेशियो के हिसाब से एग्ज़ाम्स कराए गए हैं। अब उसके बाद इसमें किसी एक फेज बेस माना जाएगा। एक फेज का मतलब जिस फेज की एग्ज़ाम एक लेवल, मतलब 3 फेज में 3 फेज करे गए थे, जिसमें फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। तो फर्स्ट फेज को या फिर सेकंड फेज को या फिर थर्ड फेज को, क्योंकि एक फेज के एग्जाम को इन्होंने लेवल में बराबर रखा है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का लेकर मैं बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अगर बढ़ सकते हैं तो 2 से 4 नंबर बढ़ने हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा। जबकि जेल वार्डर में आपने देखा होगा कि 10 नंबर तक भी बढ़े हुए थे। यानी कि अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी का 2 4 नंबर बढ़ा हुआ है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 से 4 नंबर ऐसे बढ़ जाएंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का आंसर की जब आएगी, आंसर की आने के बाद जब आपकी आंसर की आ जाएगी, तो आंसर की में आप जितने भी नंबर आप मैच करेंगे, मान लीजिए आपने मैच करा, वो आपका 100 क्वेश्चन सही हो गया, यानी आपके 250 मार्क्स बन गए। अगर आपके 250 मार्क्स बन रहे हैं, तो अगर किसी और दूसरे कैंडिडेट का उसी शिफ्ट में सिर्फ 80 क्वेश्चन सही हुए हैं और उसके बाद उसके जितने भी मार्क्स बनेंगे, तो ये लेवल में नहीं लाएंगे। मतलब लेवल लाने का मतलब कि अब ऐसा नहीं कि उसके 250 नंबर तक बराबर करेंगे, लेकिन उसके 2 से 4 नंबर बढ़ाकर उस सभी शिफ्ट को, मतलब जो टोटल किसी एक शिफ्ट का, मान लीजिए फर्स्ट फेज में टोटल नंबर का रेशियो रहा, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ 10,000। आप समझिए बात को, अगर फर्स्ट फेज में टोटल नंबर आपके 10,000 टोटल कैंडिडेट के बने हैं, तो सेकेंड फेज में भी 10,000 नंबर बनाने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। थर्ड फेज में भी आपके 10,000 पूरा करने की कोशिश की जाएगी। अब वो डिपेंड करेगा कि किसके नंबर में कितना बढ़ाया जा रहा है। ये तीनों चीज़ों को इक्वल किया जाएगा। अब उसके बाद फिर आपकी बनेगी मतलब आपकी जारी की जाएगी कट ऑफ। तो मतलब वो तो एक साथ ही लाएंगे, जब रिजल्ट आएगा तो उसके साथ ही साथ कट ऑफ भी आएगा। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिए कि हर एक शिफ्ट में, तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं दोस्तों। अब उसके बाद मैं बता दूं कि कुछ एनालिसिस के मुताबिक ये बात पता चल रही है कि किस शिफ्ट के ज़्यादा नंबर बढ़ाए जाएंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि 12 तारीख से लेकर 2 दिसंबर तक एग्जाम्स हुए हैं, लेकिन अभी श्योर ये नहीं है कि वो कौन सी शिफ्ट है जिसको सबसे टफ माना गया है। तो दोस्तों, इस चीज़ का भी एनालिसिस के करने की कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ कि जल्द ही इस चीज़ को मैं पता कर पाऊँ। उसके बाद जैसे ही आंसर की आती है, आंसर की कभी भी आ सकती है दोस्तों,
और आंसर की जैसी आएगी उसकी अपडेट मैं आपको सबसे पहले दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक और शेयर कर देना। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का लेकर मैं बता दूं कि किसी का भी 2 से 4 नंबर तक बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा आपके नंबर नहीं बढ़ने वाले। आप बिल्कुल इस सोच में न रहिए कि आपके 10 से 20 नंबर बढ़ाए जाएंगे या फिर कितने बढ़ाए जाएंगे। अब उसके बाद बात कर लेता हूँ, किसी एक शिफ्ट को बेस बनाया जाएगा, और ये भी मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस शिफ्ट को बेस बनाकर ये नॉर्मलाइजेशन को शो करेंगे सबके सामने। उसके बाद अब मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का लेकर जब ये साफ साफ बातचीत की गई भर्ती बोर्ड में, एक बार तो हम लोगों ने पूरा एकदम डीपली इसके बारे में जानने की कोशिश की थी, तो ये चीज़ पता चला था कि नॉर्मलाइजेशन किसी भी मतलब नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ है इसके बारे में बिल्कुल क्लियर कोई भी नहीं बता सकते। जो कि एग्ज़ाम के एक्सपर्ट्स होते हैं जो नॉर्मलाइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं, तो उनके मुताबिक भी इस चीज़ को क्लियर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया गया है। वो थोड़ा बहुत तो शिफ्ट के ऊपर होता है, और जब माइनस मार्किंग होती है तो आपकी उसमें एक्यूरेसी भी जोड़ी जाती है, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। अब आपको मैं बता दूं कि पर सब्जेक्ट आपको ये क्राइटेरिया क्रॉस करना होगा, मतलब 35% के ऊपर आपको मार्क्स लाने ही लाने होंगे। अगर नॉर्मलाइजेशन में भी आपके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं तो पर सब्जेक्ट नहीं बढ़ाए जाएंगे, कि जैसे आपके हिंदी में नॉर्मलाइज में नंबर बढ़ा दिए गए, आपके जीके में नॉर्मलाइज में नंबर बढ़ा दिए गए, आपके मैथ हो गई या फिर रीजनिंग हो गई, तो इस टाइप से आपके नंबर नहीं बढ़ाए जाएंगे। वो आपका ओवरऑल पे नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी में नॉर्मलाइज कर दिया गया तो आपके अगर 35% से कम आ रहे थे तो आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ के आप इस क्राइटेरिया को पार कर गए, या फिर जीके में ऐसा हो रहा है या फिर मैथ्स में हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला दोस्तों। अगर आप ओवरऑल की बात करें, जो आपके लिए 50% का एक लिमिट रखी गई है कि आपको ओवरऑल 50% मार्क्स लाने होंगे, तो वो भी आपके नॉर्मलाइजेशन में हाँ सॉरी ये जुड़ जाएगा। मतलब अगर आपके 50% से कम है, अगर आपका नॉर्मलाइज में नंबर बढ़ रहे हैं, अगर उसके बाद भी आप 50% क्रॉस कर जाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन आपको कट ऑफ क्रॉस करना होगा। ये तो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि मतलब इससे कम तो आपको लाना नहीं है। अगर आप इससे कम लाते हैं तो पहले ही आपको बाहर कर दिया जाएगा, यानी आप काउंट नहीं होंगे। तो इसलिए ये दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये माइनस मार्किंग से भी बढ़कर है। अगर माइनस मार्किंग होती तब ये दिक्कत ना होती, क्योंकि तब तो आप इतना चीज़ तो कर ही सकते थे कि आपके लिए एक कोई सब्जेक्ट में कम भी नंबर आ जाते, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट में 40-40 भी लाते तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन इसमें तो ये आपको मतलब बंधित कर दिया गया आपके ऊपर। ये बहुत ही मतलब आप ये समझिए कि माइनस मार्किंग से भी बड़ा ये एक रूल्स रहा होगा, कि जिस हिसाब से आपको नहीं लग रहा होगा लेकिन ये चीज़ है। ये माइनस मार्किंग से भी बड़ा इसको कह सकते हैं कि एक एग्ज़ाम्स में एक नियम लगाया गया था। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि जिस तरह से एग्ज़ाम्स हुए हैं उस बिहाफ पे अगर मैं एक छोटी सी और बात करना चाहूं, तो सबसे पहले 35% का क्राइटेरिया, उसके बाद 50% का क्राइटेरिया, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन आपका, ये बात तो आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन का जो भी मेथड है, इस चीज़ पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर आप इस पर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको इस पर कोई भी जवाब नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल सीक्रेट होती है। किसी के कितने भी नंबर बढ़ जाएं या घट जाएं, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब उसके बाद रही बात मैक्सिमम मार्क्स की, तो दोस्तों 2 से 4 नंबर बढ़ने हैं, इससे ज़्यादा आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। और उसके बाद जितने फेज हैं उस सारे फेज को बराबर करने की कोशिश की जाएगी, और किसी एक फेज को इसमें बेस माना जाएगा। इसके अलावा और नॉर्मलाइजेशन के बारे में कोई भी कितनी भी डिटेल में वीडियो आपको दे दे, आप उससे ज़्यादा बेहतर मतलब यही होगा कि आप इतना बस समझें, और इस पर ज़्यादा क्वेश्चन करना या फिर कोई ज़्यादा पूछताछ करना, भर्ती बोर्ड में कोई RTI दाखिल करना या फिर वहाँ जाके ये सब बातचीत करना, इस पे आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो इसमें आप नॉर्मलाइजेशन का लेकर कोई भी इशू नहीं बना सकते। ये सरकार का अपना एक नियम है, एक रूल है, जिसके तहत सारी शिफ्ट को नॉर्मलाइज करने का एक तरीका अपनाया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। मैंने एक टॉपिक लिया था नॉर्मलाइजेशन का लेकर, तो वो मैंने आपको समझा दिया है फेज वाइज कैसे होगा। उसके बाद किसी शिफ्ट को भी ये बेस मान सकते हैं, लेकिन अगर शिफ्ट को भी बेस मानेंगे तो जिस भी फेज का शिफ्ट होगा वो उसको भी पहले वो इक्वल करेंगे, उसी बिहार पे वो तीनों फेज को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना सभी मित्रों के साथ। नॉर्मलाइजेशन की इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल आपको दे दी है। अगर आपके मन में कोई भी और डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।